हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शो कौशल। वीडियो में लेके आया थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था जिसमें हमने बात की थी अबाउट क्लासिकल थ्योरीज। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि क्या क्या कवर करेंगे। क्लासिकल थ्योरी जो है ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक हमने कवर कर ली थी। आज हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी जिसमें हम पढ़ेंगे हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट एंड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। नेक्स्ट हम कवर करेंगे मॉडर्न थ्योरी जिसमें हम बात करेंगे अबाउट सिस्टम थ्योरी एंड कंटीजेंसी थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी से। न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या होती है? न्यू क्लासिकल थ्योरी एक एक्सटेंडेड वर्जन है क्लासिकल थ्योरी का। जो चीज़ें क्लासिकल थ्योरी ने इग्नोर की, जिस पे उसने अटेंशन नहीं दिया, उसकी बात करती है न्यू क्लासिकल थ्योरी। अब क्लासिकल थ्योरी क्या थी, उसने किन पे फोकस किया और किन पे नहीं किया, ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। एक बार थोड़ा सा जिस ले लेते हैं। जो क्लासिकल थ्योरी है वो मेनली क्या बात करती थी? जो क्लासिकल थ्योरी है वो एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या कितना फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, कैसे डिवीजन वर्क करना है, स्पेशलाइजेशन कैसे अचीव करना है। उसकी जो साइंटिफिक थ्योरी है वो डिफाइन करती है कि जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उसको यूज किया जाए ताकि जो एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इंक्रीज किया जा सके। लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी है वो इग्नोर करती है जो एक तरह से वर्कर्स हैं उनकी सेटिस्फैक्शन को, उनकी सोशल नीड्स को इग्नोर करती है कि वर्कर्स जो है उसमें एक तरह से वर्कर्स को एक तरह से इंस्ट्रूमेंट, मशीन टूल्स की तरह ट्रीट किया जाता है कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करवाया जाए या उनको ऐसे मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दिए जाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जाए। लेकिन जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है उसका ये व्यू था कि ये जो वे है वो सही नहीं है। एक तरह से जो वर्कर है उनके सोशल वेलफेयर पे, उनके सोशल सेटिस्फैक्शन पे भी फोकस किया जाना चाहिए, उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं एक वर्कर की एफिशिएंसी में। तो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो फोकस करती है एक तरह से ह्यूमन रिलेशन पे और एम्फेसाइज करती है जो साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट है वर्कर्स का। अब जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो कैसे एक तरह से जनरेट हुई, किन व्यूज़ पे बेस्ड है ये, तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिसको हम हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिनके बेसिस पे एक तरह से ये कंक्लूड किया गया कि जो ह्यूमन का रिलेशंस है और जो उनकी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स है वो एक तरह से एक इफेक्ट डालती है वर्कर की परफॉर्मेंस पे और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट कि वो क्या थे, क्या कहाँ कंडक्ट हुए और किस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए गए। तो जो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट है उनको कंडक्ट किया गया था एल्टन मायो के द्वारा और कुछ अदर कंट्रीब्यूटर्स थे जिनमें इंक्लूड है मेनली फ्रिज जे रुथर्सबर्ग और विलियम जे डिक्सन। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया था वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, जिसका हाउथॉर्न प्लांट है उसके अंदर कंडक्ट किया गया था, इसलिए इनको हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। अब हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट में बहुत टाइप्स के एक्सपेरिमेंट किए गए, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को चेंज किया गया और उनका वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसको एक तरह से ऑब्जर्व किया गया। लेकिन जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किया गया था लाइटिंग का, कि एक तरह से जो एक वर्क प्लेस ले लिया, उसके ऊपर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो लाइटिंग फैसिलिटी है उसको चेंज किया गया। जैसे एक बार लो लाइटिंग, देन मीडियम लाइटिंग, फिर हाई लाइटिंग। तो उस जो लाइटिंग जो चेंज की जा रही थी उसका जो इफेक्ट है वर्कर की परफॉर्मेंस पे उसको ऑब्जर्व किया गया कि क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स को चेंज करके कि मॉनेटरी रिवार्ड्स देने से एक टीम वर्क में किसी काम को दिया गया और एक किसी काम को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इंडिविजुअल को दिया गया, तो किस में जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया था हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट में। अब हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट की कुछ फाइंडिंग्स थी कि इनसे क्या फाइंड आउट किया गया, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या थे, तो वो एक तरह से एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट किया गया कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसका वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है जो उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ता फिजिकल इन्वायरमेंट का, कि जिस भी इन्वायरमेंट में वो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसका, उनकी वो कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या फाइंडिंग की थी हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट में कि जो फेवरेबल एटीट्यूड है वर्कर्स का और वर्क टीम है वो मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं डिटरमाइनिंग एफिशिएंसी। कि अगर कोई काम है उसको एक टीम वर्क में दिया जाए या जो आपस में वर्कर्स हैं उनका क्या एटीट्यूड है उस काम के लिए, उस चीज़ का एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। एक तरह से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वर्कर की एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट क्या फाइंडिंग क्या होता है स्टडीज़ की? फुलफिलमेंट ऑफ वर्कर सोशल और साइकोलॉजिकल नीड हैड ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द मोरल एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कमैन। कि जो अगर वर्कर्स हैं उनकी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को कंसीडर किया जाए तो उसका जो इफेक्ट है वो एक बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ता है उनकी एफिशिएंसी के ऊपर, कि अगर जो वर्कर्स हैं उनको सोशली और उनको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई किया जाए तो जो वो वर्क करते हैं उसको वो बेटरली परफॉर्म करते हैं, उससे उनकी एफिशिएंसी जो वो इंक्रीज होती है। अब वर्कर्स की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए? अब एक किसी भी वर्कर की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स क्या हो सकती है? अब सोशल नीड ये हो सकती है कि वो जिस इन्वायरमेंट में वर्क करे वहाँ पे उसको एक तरह से अच्छा सोशल इन्वायरमेंट मिले, वहाँ जो लोग हैं वो
एक तरह से अच्छे हो, कोऑपरेटिव नेचर के हो। और साइकोलॉजिकल नीड्स भी मतलब डिफरेंट टाइप्स की नीड हो सकती है। एक तरह से इनर सेटिस्फैक्शन, उसके स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, उसके व्यूज हैं उसको रिकॉग्निशन मिले, कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को फुलफिलमेंट किया जाए तो वर्कर्स की उसकी एफिशिएंसी है उसके ऊपर एक बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट क्या फाइंडिंग थी हाउथॉर्न स्टडीज की कि जो एम्प्लॉई ग्रुप्स हैं बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शंस एंड कॉमन इन द रेस्ट एक्सरसाइज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन वर्कर्स परफॉर्मेंस। कि अगर कोई काम है उसको एक तो एक इंडिविजुअल को डिफरेंट डिफरेंट काम दिया जाए और एक कोई टोटल काम है उसको एक टीम वर्क में दिया जाए, तो जो टीम वर्क में काम दिया गया है वो बेटरली परफॉर्म होता है, उसमें जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल डिवाइडेड वर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंडिंग थी हाउथॉर्न स्टडीज़ की कि जो वर्कर्स हैं वो कैन नॉट बी मोटिवेटेड ओनली इकोनॉमिक रिवार्ड्स। सिर्फ जो मॉनेटरी मेजर्स हैं, सिर्फ ज़्यादा पे करके या ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करके जो मॉनेटरी रिवार्ड्स हैं उनसे ही मोटिवेशन नहीं मिलता वर्कर्स को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं एक वर्कर को अच्छा काम करने के लिए और जो उसकी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए। वो क्या क्या है? जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन बाय सुपीरियर्स, राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन मैटर्स विच आर ऑफ कंसर्न टू देम। अगर वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कि वो जॉब से निकाले नहीं जाएंगे कोई भी एडवर्स इन्वायरमेंटल सिचुएशन हो, या जो सुपीरियर्स हैं वो उनके जो काम उन्होंने जो काम किया है उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको इंपॉर्टेंस दे, अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो एक तरह से उनकी तारीफ करे। नेक्स्ट क्या है कि उनको राइट मिले एक्सप्रेस करने का अपने ओपिनियंस को। अब जो वर्कर्स हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई मैटर है वो डिस्कस हो रहा है तो उनसे भी ओपिनियन लिए जाए, उनके भी व्यूज़ हैं उनको कंसिडर किया जाए। अगर ये सारी चीज़ें भी एक वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है तो वो भी एक मोटिवेशन का काम करती है। तो ये फाइंडिंग्स थी हाउथॉर्न स्टडीज़ की, जिनके बेसिस पे ये जो न्यो क्लासिकल थ्योरी है उसमें जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो बनी कि जो वर्कर्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनकी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की। अब जो हाउथॉर्न स्टडीज़ हैं उनकी जो फाइंडिंग है उन्हीं से डिसाइड हुआ कि जो ह्यूमन जो रिलेशन है ह्यूमंस का या ह्यूमन जो फैक्टर है वो कितने इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो किस पे उसका क्या व्यू है? द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम इन विच द सोशल इन्वायरमेंट एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस गवर्न द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह से एक सोशल सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स वर्क करते हैं और उनके जो बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन होता है जो कि गवर्न करता है वर्कर्स के बिहेवियर को, कि कैसा रिलेशनशिप है उसके मेंबर्स के बीच में। वो उस जो है वो जो चीज़ है वो इफेक्ट करती है वर्कर्स के बिहेवियर को, और अगर जो बिहेवियर है उससे ही इफेक्ट होती है वर्कर्स की परफॉर्मेंस को। तो ये बात करती है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये मेन किसके ऊपर फोकस करती है कि जो एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन है वॉज द बेस्ट मीन्स ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। कि जो एम्प्लॉइज हैं उनका सेटिस्फैक्शन जो है वो मेन एक तरह से फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कि जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की और एफिशिएंसी है उसको। अगर एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई होंगे तो जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है वो हायर होगी, और अगर जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉयज़ है वो अनसेटिस्फाई होंगे, उनकी जो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, तो जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मेनली एम्प्लॉयज़ पे फोकस करती है, उनके सेटिस्फैक्शन पे फोकस करती है। अब बात करते हैं अबाउट मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी क्या है? मॉडर्न थ्योरी में मेनली हम बात करेंगे अबाउट सिस्टम थ्योरी एंड कंटीजेंसी थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सिस्टम थ्योरी क्या है। जो सिस्टम थ्योरी है उसको दिया गया था चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा, एमपी फोलेट के द्वारा और हर्बर्ट साइमन के द्वारा एंड नॉबर्ट विनर के द्वारा। मेनली चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा एंड सम अदर कंट्रीब्यूशंस लाइक एमआर फोलेट, हर्बर्ट साइमन एंड नॉबर्ट विनर। अब सिस्टम थ्योरी का जो है उसका क्या व्यू है? This approach view organization as an open system made up of many subsystem, those are interrelated and interdependent. अब जो सिस्टम थ्योरी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखती है जिसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक तरह से। और जो सिस्टम थ्योरी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम की तरह देखती है। अब ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या होता है कि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लोज सिस्टम की व्यूज से देखती थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वायरमेंटल उसके ऊपर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो सिस्टम थ्योरी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम कंसिडर करती है कि जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसका भी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप पे, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी इफेक्टिवनेस पे एक तरह से इफेक्ट पड़ता है। अब ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो सिस्टम थ्योरी है वो एक तरह से सिस्टम मानती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसमें बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं
जो एक तरह से आपस में रिलेटेड इंटर रिलेटेड होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होगी। तो अब ये सब सिस्टम कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मेनली 3 टाइप्स के सिस्टम जो सब सिस्टम है वो माने गए हैं सिस्टम थ्योरी में, जो है टेक्निकल सब सिस्टम, सोशल सब सिस्टम और पावर सब सिस्टम। अब टेक्निकल सब सिस्टम में क्या होता है, जो टेक्निकल सब सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मल रिलेशनशिप अमंग द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मल रिलेशनशिप है, जिसको ऑर्गेनाइजेशंस के जो एक तरह से स्ट्रक्चर है उसके द्वारा डिसाइड किया गया है, जो फॉर्मल रिलेशनशिप उसके बारे में वो होता है टेक्निकल सब सिस्टम। और सोशल सब सिस्टम क्या होता है, सोशल सब सिस्टम वो होता है जो उसको सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोवाइड किया गया है, एक तरह से जो इनफॉर्मल ग्रुप रिलेशन होते हैं। अब टेक्निकल सब सिस्टम में जो रिलेशनशिप है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेन एक तरह से बनाता है वो रिलेशनशिप की, सुपीरियर सुबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है, जूनियर सीनियर का जो रिलेशनशिप है वो टेक्निकल सब सिस्टम में होता है। लेकिन जो सोशल सब सिस्टम है उसमें एक एम्प्लॉयज अपने सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए जिन ग्रुप से एक तरह से जुड़ता है, या जिन जो ग्रुप्स बनाता है अपने सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए, जो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाता है वो होता है सोशल सब सिस्टम। नेक्स्ट सब सिस्टम है पावर सब सिस्टम। अब पावर सब सिस्टम क्या है, जो रिफ्लेक्ट करता है एक्सरसाइज ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस बाय इंडिविजुअल और ग्रुप, कि किसी इंडिविजुअल के पास कितनी पावर है और वो मतलब कितना इन्फ्लुएंस है उसका अदर इंडिविजुअल्स पे, इसकी बात करता है पावर सब सिस्टम। अब देखते हैं कि जो साइकिल है सिस्टम अप्रोच का। अब जो सिस्टम अप्रोच है उसमें बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं जो एक तरह से इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और जो ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक तरह से वो सेटअप होता है। अब जो साइकिल है वो क्या है सिस्टम अप्रोच में, इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, सबसे पहले जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ रिसोर्सेज है जो इन्वायरमेंट से लेता है, जैसे मटेरियल, इन्फॉर्मेशन, एनर्जी या ह्यूमन कैपिटल, वो लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसके जो सब सिस्टम है वो फंक्शन करते हैं। और फिर आउटपुट क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है प्रोडक्ट, सर्विसेज और सेटिस्फैक्शन। तो ये होल साइकिल है सिस्टम अप्रोच का। अब कुछ फीचर्स देखते हैं सिस्टम थ्योरी की, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड बट सेपरेट एलिमेंट। अब सिस्टम क्या है, बहुत सारे सब सिस्टम का एक ग्रुप है जो आपस में इंटररिलेटेड है लेकिन अलग अलग हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट मस्ट बी ऑर्डरली, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है जो भी एक तरह से एलिमेंट्स हैं डिफरेंट सब सिस्टम के या एक सिस्टम के या ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी ए प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटी इंटरेक्शन अमंग द एलिमेंट्स, कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आपस में अलग अलग हैं लेकिन इंटर रिलेटेड है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक तरह से अच्छे से फैसिलिटेट की जाए, एक गुड कम्युनिकेशन जो है वो इंश्योर किया जा सके, एक ऐसा सेटअप हो कम्युनिकेशन का, यानी कि जो इंफॉर्मेशन फ्लो है उसको इजीली किया जा सके। नेक्स्ट, फाइनली द इंटरेक्शन शुड लीड टू अचीव ए कॉमन गोल, और जो ऑल ओवर ये इंटरेक्शन होता है डिफरेंट एलिमेंट्स में, वो उसका मेन गोल क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, जो कॉमन गोल है, जो सुपर ऑर्डिनेट गोल्स हैं, उनको अचीव किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने सिस्टम थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस दी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको वैसे तो ये कुछ समझाने वाला नहीं है लेकिन फिर भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने मेनली दिया था कोऑपरेटिव सिस्टम। नेक्स्ट, हर्बर्ट साइमन ने दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। मैरी पार्कर फोलेट ने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट थ्रू सिस्टम अप्रोच, की जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है उनका इंटीग्रेशन। फिलिप्स सेल्जनिक ने दिया था यूज ऑफ सिस्टम फ्रेमवर्क इन गवर्नमेंट एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, की जो सिस्टम फ्रेमवर्क है उसको गवर्नमेंट और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसे यूज किया जाए। हेयर नोबर्ट विनर, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दी थी इन साइबरनेटिक्स में, और इन्होंने एक तरह से ये कुछ एलिमेंट्स दिए थे जो है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक एंड इन्वायरमेंट, जो साइबरनेटिक्स में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में इन्होंने डिफाइन की थी। नेक्स्ट है कैच एंड कैन, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी थी ऑर्गेनाइजेशन की यूजिंग ओपन सिस्टम, की ओपन सिस्टम में कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी है उसको एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया था कैच एंड कैन ने। ठीक है, अब बात करते हैं कंटीजेंसी थ्योरी की। कंटीजेंसी थ्योरी की इस बारे में बात करते हैं। कंटीजेंसी थ्योरी कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं देती कि एक पर्टिकुलर व्यू एक्सप्रेस नहीं करती। कंटीजेंसी थ्योरी का मेनली ये व्यू है कि कोई भी जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं उनको हैंडल करने की। कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है जिससे कि और सारी जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल किया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू कंटीजेंसी थ्योरी, द बेस्ट वे टू लीड, प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट मैनेजरियल एक्टिविटी वेरी विद सिचुएशन, कि जो बेस्ट वे है वो वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, किस सिचुएशन में हमें क्या क्या एक तरह से चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो उसका एक अलग अलग वे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देयर इज नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल
टू बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन। कोई भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल नहीं है जिसको हम सारी सिचुएशन में अप्लाई कर सकें। तो अब इस जो कंटीजेंसी थ्योरी है वो एक सजेशन प्रोवाइड करती है कि जो मैनेजर है उसमें एक तरह से डिफरेंट सिचुएशन को ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग एक अप्रोच डेवलप करने की जो स्किल है, जो एबिलिटी है, वो कैसे डेवलप हो। इसके लिए ये सजेस्ट करती है कि डिफरेंट जो पजल सॉल्विंग असाइनमेंट्स हैं वो मैनेजर्स को करनी चाहिए, ताकि उनमें जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने की जो एबिलिटी है, जो एक्सपीरियंस है, वो आ सके। तो दिस थ्योरी कंसंट्रेट ऑन प्रैक्टिकल डे टू डे सिचुएशनल पजल सॉल्विंग असाइनमेंट द मैनेजर इनकाउंटर। इट इज कंसिडर्ड एज अ रिफ्रेशिंग ब्रिज इन मैनेजमेंट लिटरेचर, कि एक तरह से रिफ्रेशिंग ब्रिज, एक अलग ही व्यू प्रोवाइड किया है कंटीजेंसी थ्योरी ने। जो स्कॉट मिट्जेल है उन्होंने कंटीजेंसी थ्योरी को एक न्यू माइक्रोफेज इन मैनेजमेंट भी बोला है। ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कई बार कि जो न्यू माइक्रोफेज है मैनेजमेंट में उसको किसने दिया, या वो किसको बोला जाता है कंटीजेंसी थ्योरी को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन।